you all once again in my YouTube channel Oasis GS Classes। अब हम इस क्लास में आधार पर बात करेंगे, वह है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो लर्नर, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंतिम आधार पर पहुंच चुके हैं और इस आधार में, इस वर्गीकरण में बच्चों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखते हैं कहाँ कन्फ्यूजन होता है और उस कन्फ्यूजन को हम किस तरह से दूर कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये समझें कि ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है। ये है स्टेज और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के सोपानों के आधार पर, विकास के स्थितियों के आधार पर। तो विकास के सोपानों में पहला पोटेंशियल रिसोर्स आता है। हालांकि आपके किताब में, आपके पुस्तक में ये पहले पोटेंशियल रिसोर्स दिया गया है, फिर डेवलप्ड रिसोर्स, फिर स्टॉक रिसोर्स और अंत में रिजर्व रिसोर्स दिया है। लेकिन हम समझाने को ध्यान में रख के, समझाने की सुविधा को ध्यान में रखकर मैंने इसको थोड़ा सा उलटफेर कर दिया है, क्योंकि पोटेंशियल रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स दोनों एक दूसरे से कुछ मिलता जुलता है, जिसमें लर्नर को थोड़ी सी समझने में कठिनाई होती है। और जब ये आसपास है, पास है, तो बच्चों को तुलना करने में और तुलनात्मक रूप से समझने में थोड़ी सी सहायता होगी, इसलिए मैंने दोनों को पास कर दिया है। अब देखें सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स। Resources which are found in a region but have not been utilized according to their potentiality। किसी भी खास एरिया में कोई खास रिसोर्सेज जो उपलब्ध होता है या मिलता है, जब पूरा हम उसका सदुपयोग करते हैं तो वह एक अलग तरह का संसाधन होता है। लेकिन संसाधन बनने की पूरी संभावना होने के बावजूद भी अगर उसका पूरा इस्तेमाल न हो तो उसकी पोटेंशियलिटी शेष रह जाती है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम अपने वर्ग में बच्चों को के बारे में जब बात करते हैं, खास करके जब पेरेंट टीचर्स मीट होता है, उस क्रम में हम शिक्षक लोग बच्चे के पोटेंशियलिटी के बारे में बात करते हैं कि बच्चे में बहुत पोटेंशियलिटी है, बहुत पोटेंशियल बच्चा है, लेकिन यह वर्ग में जो है ठीक से बैठता नहीं है, पीछे बैठता है, आपस में ज़्यादा बातचीत में उलझा रहता है और इस वजह से अपने पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता है। तो पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता, और पोटेंशियल रिसोर्स मतलब पूरी क्षमता रखने वाले संसाधन। तो उसमें क्या है, उसके टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेसिबल है। हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है हमारे देश के अंदर, पोटेंशियल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, पोटेंशियल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। लेकिन फिर भी अगर हम उसका उपयोग नॉट अप टू देयर पोटेंशियलिटी, उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वैसे संसाधन पोटेंशियल रिसोर्स ही बन के रह जाता है। और जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं रिवर वाटर, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। रिवर वाटर का यूटिलाइज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने की असीम संभावना हमारे देश के अंदर है। नदियों की बहुत बड़ी जाल हमारे देश के अंदर बिछी हुई है, लेकिन उन नदियों को अगर एकीकृत कर दिया जाए, नदी जोड़ योजना पर हमारे राज्य सरकार, हमारे देश के सरकार काम भी कर रही है, और नदी जोड़ योजना में सारे जो नदियों का पानी इकट्ठा करके उसको एक डैम के अंदर रख कर और जब उसको हाइडल पावर प्रोजेक्ट जनरेट करने के उद्देश्य से
हम आगे बढ़ते हैं तो वह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश, हमारे राज्य के लिए होगा। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोयला जैसे रिसोर्सेज का हम उपयोग शक्ति के साधन के रूप में करते हैं, उस जगह पर हमारे पास वह रिवर वाटर, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी जब होगा तो कोयले जैसे जो है अनापूर्ति संभव संसाधन की जो है रक्षा होगी, बचत होगा, जो अगले कई पीढ़ियों तक उसका उपयोग किया जा सकेगा। तो पोटेंशियल रिसोर्स को हम देखते हैं। हम इसको अपने इस चार्ट के माध्यम से भी आपको समझाने का कोशिश किया है। तो पोटेंशियल रिसोर्स में टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, कल्चरली एक्सेप्टेंस भी है, एबिलिटी टू यूज यहाँ आके नो हो गया, क्रॉस हो गया कि हम उसके पूरी संभावनाओं का, उसके पूरे क्षमताओं का उपयोग उस खास कार्य के लिए नहीं कर पाते हैं जिस कार्य के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे पानी का उपयोग हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। तो एबिलिटी टू यूज नो हो गया। एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं राजस्थान, गुजरात और रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द development of tidal, wind and solar energy but have not been developed properly। असीम संभावनाएं हैं वेस्टर्न घाट के रीजन में, क्योंकि वहाँ बेरोक टोक पवन बहती है, वहाँ जो टाइड्स आते हैं, जो ज्वार भाटा समुद्र में उठती है, वहाँ भी हम उस टाइड का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कर सकते हैं। तो वहाँ भी इसकी जो क्षमता है टाइडल का या विंड का, उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी है, उसका उपयोग कर सकते हैं, और कल्चरल एक्सेप्टेंस की कोई बात ही नहीं वहाँ है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर है या हमारे देश के अंदर कुछ योजनाओं में कमी है जिसके कारण इसका उपयोग नहीं हो पाता। अब हम लोग चलते हैं रिजर्व रिसोर्स को देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हमारे मोटरसाइकिल में, स्कूटी में और जो भी मोटर व्हीकल्स होता है उसमें रिजर्व होता है। हमारा जो टंकी का कैपेसिटी होता है ऑयल का, उसके लिए रिजर्व होता है। जब हम उसको ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब जो है टंकी मीटर हमें शो करने लगता है कि अब तेल खत्म होने वाला है, तो हमारा जो है गाड़ी रिजर्व में चला जाता है। ठीक वही स्थिति यहाँ रिजर्व रिसोर्सेज के साथ भी होता है। मतलब resources which can be put into use with the help of existing technology but their use has not been started। अब रिजर्व रिसोर्सेज के साथ क्या होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने के लिए। जैसे गाड़ी में जब तेल खत्म होने लगता है तो अंत में हमारे पास रिजर्व तेल होता है, ठीक उसी तरह से, और उसको यूज करने के लिए हमारे पास तरीके भी मौजूद होते हैं। ठीक उसी तरह से रिजर्व रिसोर्सेज में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध होता है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। हम उसका उपयोग तब करते हैं जब हमें आपातकालीन स्थिति या बहुत ज़रूरत की स्थिति बनती है, तब हम उसका उपयोग करते हैं। अब रिजर्व रिसोर्स को इस टेबल के माध्यम से भी समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा रिजर्व रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी, यस, हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी में यस लिखा, टिक किया हुआ है। फिर इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी देख रहे हैं, टिक किया हुआ है, यस, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी है। और कल्चरल एक्सेप्टेंस में वह यस और नो दोनों स्थिति हो सकता है कि वह रिजर्व रिसोर्सेज
किसी धार्मिक स्थल के नीचे, जमीन के नीचे दबा पड़ा हो, उसके लिए हमें वह धार्मिक समुदाय या संप्रदाय हमें इजाज़त दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। इसलिए मैं इसको दोनों येस और नो के स्थिति में रखा हूँ। इसके अतिरिक्त उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं कि वाटर इन डैम्स, बरसात के दिनों में नदियों के पानी को हम डैम में कलेक्ट करते हैं। नदियाँ उफान में होती, बरसाती नदियाँ, उस पानी को डैम में इकट्ठा करते हैं। उस समय उसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए तत्काल नहीं करते हैं, लेकिन जब ड्रॉट का समय होता है, सुखाड़ का समय होता है, तो उस समय उस पानी का उपयोग हम खेतों की सिंचाई के लिए भी करते हैं और अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं। उसका उपयोग टू हार्नेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे वाटर संसाधन, जल संसाधन जिसको हम डैम के अंदर जमा करके रखते हैं या फॉरेस्ट में है भरा पड़ा, उन संसाधनों का उपयोग तत्काल न करके ज़रूरत के समय करते हैं, तो ऐसे संसाधन को हम रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं। अब हम लोग स्टॉक रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ स्टॉक में हमारे पर्यावरण में बहुत सारे संसाधन हैं जो हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन बट वी डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हमारे पास उपयुक्त टेक्नोलॉजी टूल्स उपलब्ध नहीं होता है, जिसके वजह से उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम यहाँ लिखे हैं टेक्नोलॉजी मेरे पास एप्रोप्रिएट नहीं रहता, इसलिए मैंने नो लिखा है। विलिंगनेस टू यूज भी नो लिखा है। और इसी को हम जब इस टेबल में देखते हैं तो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी में क्रॉस किया हुआ है। जब इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी देखते हैं तो हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए विलिंगनेस नहीं है, लेकिन हम उसको उपयोग करने के लिए हमारे पास धन है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी में यस और एबिलिटी टू यूज में नो। हमारे पास चूंकि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होता है, इसलिए स्टॉक रिसोर्स को हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ कंपाउंड ऑफ वाटर, वाटर का कंपाउंड है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन का जिसका 2 मॉलिक्यूल्स है, एक दूसरा ऑक्सीजन का जिसमें 1 मॉलिक्यूल्स है। तो ये कंपाउंड वाटर का है। अब इसमें से हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन का यूज बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से शक्ति के साधन के रूप में किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, या हम उसको किस तरह से इस एलिमेंट से शक्ति के संसाधन के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से यह हमारे पास स्टॉक के रूप में रह जाता है। अन्यथा हाइड्रोजन का उपयोग शक्ति के साधन के रूप में बड़े पैमाने पर किया जा सकता था और बहुत ही कुशलता से और बहुत क्षमता से इसका किया जा सकता था। हमारे शक्ति के संसाधन के बहुत हिस्से का प्रतिपूर्ति इससे हो सकता था अगर हाइड्रोजन को हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर पाते तो यह स्थिति है स्टॉक्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। डेवलप्ड रिसोर्स को ही एक्चुअल या आइडेंटिफाइड रिसोर्स कहते हैं। नाम से ही पता चलता है डेवलप किया जा चुका है, उसका विकास किया जा चुका। और विकास कब किया जाएगा किसी भी संसाधन का? जब हम उसको आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, जब उसका जो अमाउंट है, उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है, उसको डिटरमिन किया गया हो गया होता है। उस स्थिति में हम उस रिसोर्स का, यहाँ इस परिभाषा को देखें, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जिसका सर्वेक्षण हो चुका है।
एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड, और जिसके मात्राओं का और जिसके क्षमता का, गुण का पता लगाया जा चुका होगा यूटिलाइजेशन के लिए, बराबर प्रयोग के लिए। तो वैसे रिसोर्स को हम डेवलप्ड या एक्चुअल या आइडेंटिफाइड रिसोर्स कहते हैं। द डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवेंट एज वेल एज ऑन देयर फिजिबिलिटी। ऐसे रिसोर्स के जो डेवलपमेंट और एक्सट्रैक्शन है, मतलब उसका विकास और उसका निष्कासन, माइनिंग है, वह हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर डिपेंड करता है, और वह एरिया के हिसाब से वह कितना एक्सेसिबल है, कितना फिजिबल है। कहीं दुरूह क्षेत्र में तो नहीं है, अगर दुरूह क्षेत्र में है तो हमारे पास वह एरिया इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है कि नहीं, इन बिंदुओं पर देखा और परखा जाता है, और फिर हम उसका उपयोग उस हिसाब से, उस रफ्तार से करते हैं। अगर दुरूह क्षेत्र में है तो थोड़ी सी रफ्तार कम होगी, अगर दुरूह क्षेत्र में नहीं है तो रफ्तार तेज होगी। उसके माइनिंग का, उसके खनन में के प्रक्रिया में, उसके निष्कासन के प्रक्रिया में जो काम होगा वह तेजी से चलेगा। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि हमारे देश के अंदर, अब इसको हम इस चार्ट में भी समझते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, हमारे पास बड़े बड़े टूल्स और मशीनरीज हैं जिससे हम माइनिंग कार्य आराम से करते हैं। हमारे पास इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी है, जो भी संसाधन जमीन में भरे भरे हैं वह हमें बहुत अच्छा इकोनॉमिकल एडवांसमेंट देता है, हमें बहुत वह हमारे लिए लाभप्रद होता है, इसलिए वह इकोनॉमिकल फिजिबल भी है। और कल्चरल एक्सेप्टेंस का कहीं वाकया एक आध हो सकता है, लेकिन प्रायः पठारी इलाके में अभी तक इस तरह का कोई एग्जाम्पल मेरे समझ से सामने नहीं आया है, इसलिए कल्चरल एक्सेप्टेंस भी इसमें कोई बाधा नहीं बनता है। एबिलिटी टू यूज़ भी हमारे पास है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हमारे पास टूल्स हैं, मशीनरीज हैं, उसको यूज़ करते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम इत्यादि जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, उन मिनरल रिसोर्सेज का हमारे पास पूरा डेटा होता है कि उसका भंडार हमारे पास कितना उपलब्ध है, देश के अंदर, हमारे टेरिटोरियल एरिया के अंदर कितने उसका भंडार है, और हमारे पास उसके एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसका माइनिंग के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध होता है। हम उसको यूज भी कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ हम देखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, coal, etc. are determined and extraction is going on and can be speed up with the advancement of tools and machineries. विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास हर क्षेत्र में चलते रहता है, हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी दिनानुदिन आगे बढ़ती चली जा रही है। तो जो भी संसाधन के उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, उसमें भी एडवांसमेंट होता है और यह चलते रहेगा। अब इस तरह से मुझे भरोसा है कि ये जितने भी ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस या स्टेज के आधार पर ये जितने प्रकार हैं रिसोर्सेज के, इसको आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसको बहुत ही सरल ढंग से मैंने इसको इस चार्ट के माध्यम से और इसको इस तरह से अलग अलग करके उदाहरण सहित समझाने का कोशिश किया है। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर समझने में कहीं कोई कठिनाई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके इच्छाओं का समन आपको जहाँ कहीं भी समझने में कोई कठिनाई होगी उसे
समझाने का कोशिश करूँगा, उसको हल करने का कोशिश करूँगा। इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का यह अंतिम पड़ाव था, या आज समाप्त हुआ। अगले भाग में हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स को देखेंगे। धन्यवाद।